नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है और सुप्रभात मैं कहूँगी। इस वक्त ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। फायरवर्क्स, ये वो, डेकोरेशन, ऑर्किड्स, फ्लावर्स, गाड़ियों का मजमूमा और उसके साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी एंटिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस वक्त शिरकत करने के लिए तैयार है। मैं बोलूँगी कि ट्रंप की सेरेमनी के अंदर ऐसा लग रहा है ट्रंप ने मोदी जी से सीख लिया है कि जैसे लास्ट टाइम उनकी सेरेमनी में बहुत सारा तैयारियां की गई थी, कुछ उसी तरीके से की जा रही है। बट कुछ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आई हैं एंड इट रिगार्ड्स टू मोटा भाई। हम मोटा भाई जब बोल रहे हैं तो सभी को पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मोटा भाई वो जो टेम्पो वाले चिच्चा थे, उन्हीं की बात कर रही हूँ। शिवम, मोटा भाई भी पहुंचे हुए हैं ट्रंप जी की सेरेमनी में, मतलब बुलाए गए या समन किए गए? मामला क्या है जी? जी। गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, मुझे जहां तक याद आता है किसी राष्ट्रपति की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई हो, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हो, सबसे ज्यादा उत्साह भारतीयों में मैंने कभी देखा था तो जो ओबामा का फर्स्ट टर्म था उसमें जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, मुझे याद है कि भारत में शायद सबसे ज्यादा व्यूअरशिप तब रही होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट लेंगे लोग जिस स्वेरिंग इन सेरेमनी में, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसमें लेने वाले हैं। फर्स्ट टर्म में नहीं लिया था क्योंकि मीडिया भी उस तरीके से कवरेज नहीं दे रही थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर भी। तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज्यादा जाग गया है। साथ ही लोग अब छोटी छोटी बातों को भी नोटिस कर रहे हैं कि कहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, किन व्यवस्थाओं में होंगी, कौन कौन जा रहा है। कौन कौन जा रहा है उससे पहले आपको बता दूं कि ट्रंप की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी का जो वेन्यू है वो ऑलरेडी 3 बार चेंज किया जा चुका है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए जा रहे हैं। और ट्रंप का जो मोटरकेड है उसकी हर गाड़ी के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। तो किस तरह की अप्रत्याशित सुरक्षा व्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप के लिए की गई है, ये आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीक्रेट सर्विसेज का हेड है उस व्यक्ति को बनाया जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में था और जिसने उनकी जान भी बचाई थी। ये सब मिलाकर, और इसमें एक और मैं बता दूं, जो स्टेट डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति है उसका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। उसने कहा है कि हम वह काम करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से रोका जा सके या कहीं ना कहीं उसे कंटेन किया जा सके। तो निश्चित तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप की जो सिक्योरिटी है उससे वो जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वहां से छनकर आ रही हैं, जिससे पता लग रहा है कि कितना बड़ा ये इवेंट होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितने लोगों की नजर, अच्छी और बुरी दोनों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। ये इन सारी खबरों से निश्चित तौर पर निकल कर आ रहा है। अब बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य से, भारत से भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे इनवाइटी हैं, जो वहां पर गए हैं। कुछ लोग उसे इनविटेशन कह रहे हैं, कुछ लोग उसे समन कह रहे हैं। अब हर तरह का पीआर उसे शुरू हो चुका है। तो जो हमारे यहाँ 2 बड़े बिजनेसमैन हैं, 2 A's, तो उनमें से एक ए है जिन्हें टेम्पो वाले चिचा या मोटा भाई कहा जाता है, वो भी वहां पर गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कितने अच्छे संबंध है, मोटा भाई को इनवाइट किया गया है, ये सब कुछ है। देखिए वो पे वहां पर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी उसमें जो वीआईपी गैलरीज होंगी ना, वो कोई बाय इनविटेशन नहीं है, वो बाय पेमेंट है। वहां पे $1 मिलियन की एक सीट खरीदी जा रही है और ये $1 मिलियन देकर वहां वो सीट सिक्योर की गई है मोटा भाई के द्वारा। अब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी से ही $200 मिलियन रुपए से ऊपर का रेज कर चुके हैं अमाउंट। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास डबल ए में से एक ए गया है, दूसरा ए क्यों नहीं गया है और एक ए को जाने की जरूरत क्या पड़ी है। दरअसल हमें पता है कि किस तरीके से जो ये एक ए है, जिसे मोटा भाई भी कहा जाता है, वो किस तरीके से चुनाव के अंदर, भारत के अंदर जो भारत की रूलिंग पार्टी है उसके एक तरीके से गुड बुक्स में नहीं था। वो उस कैंप में नहीं थे जो कैंप उस पार्टी को जिताने के लिए लगा हुआ था। साथ ही हमें याद है चुनाव के दौरान ये वाला ए अपने बेटे की शादी और प्री वेडिंग और उन सब चीजों में किस तरीके से देश से उस समय गायब भी था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि जो ये ए है ना, मोटा भाई वाला, उसकी कंपनीज में जो पुराना डीप स्टेट है, अब तो देखिए ट्रंप के साथ नया डीप स्टेट आ गया है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि भैया मैं पूरा का पूरा पुराना डीप स्टेट डिसमेंटल करके नए तरीके से चीजों को आगे लेके जाऊंगा। उसका पूरा खाका वो तैयार करके बैठा हुआ। तो जो पुराना डीप स्टेट है उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। मुझे याद है इनकी एक टेलीकॉम कंपनी है, उसके अंदर मेटा ने एक बड़ा हिस्सा खरीदा हुआ है और ब्लैक रॉक नाम की एक कंपनी है, उन्होंने भी इनकी कंपनी में हिस्सा खरीदा हुआ है। और ये वो कंपनीज हैं जो पुराने डीप स्टेट का पार्ट थी। तो निश्चित तौर पर इन्होंने गलत समय पे गलत लोगों के साथ बेट लगा लिया था। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है वापस सीन के अंदर, तो अब इन्हें दिक्कत है, इन्हें थोड़ा डर लग रहा है कि मैंने गलत साइड पर फुटिंग सेट कर ली है, मैं गलत साइड पे खड़ा पाया गया हूं। तो अब ये जाकर इसे समन कहें
इसे जाके मांडवाली करना कहें, इसे जाके मनोबल कहें, या वहां जाकर जो अपनी स्थिति है उसको ठीक करने का ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां जाके साहब गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, थोड़ा मेल जोल के मांडवाली कर लेते हैं, साथ साथ चलते हैं। क्योंकि जिस एक कंपनी का नाम लिया है मैंने, मेटा, वो डीप स्टेट का हिस्सा थी, वो भी धीरे धीरे अपने उसका स्वर बदलते हुए देखा। उन्होंने भी किस तरीके से डेमोक्रेट्स का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। वो भी अपने आप को रिपब्लिकन्स के पीछे, कम से कम पीछे नहीं तो कम से कम उसके विरोध में ना खड़े दिखाई दे, उस तरीके से अपने आप को सेट करना शुरू कर दिया है। और ये जितने भी टेक जाइंट्स हैं, जिन्हें बाइडेन ने टेक ओलिगार्की कहा है, वो सारे के सारे अब एलॉन मस्क के पीछे फॉल इन लाइन होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एलॉन मस्क से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज डोनाल्ड ट्रंप पे किसी का अगर प्रभुत्व है, कोई उसकी बात डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुनता है तो एलॉन मस्क है। सब उसी के पीछे जाकर खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मोटा भाई के लिए थोड़ी टेंशन की, परेशानी की बात है, वो ये है कि एलॉन मस्क भारत के अंदर स्टारलिंक लाना चाह रहा है। स्टारलिंक उसकी इंटरनेट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। वो चाहता है कि भारत के अंदर वो स्टारलिंक लाए। अगर स्टारलिंक आता है, वो डायरेक्ट कंपटीशन होगा भारत की जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं। दरअसल भारत की टेलीकॉम कंपनीज चाहती हैं कि अगर कोई सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम भारत में आए तो वो ऑक्शन के बेसिस पर हो। स्टारलिंक चाहता है कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर के बेसिस पर हो। इसी बीच में बहसबाजी चल रही है, इसी बीच में रशाकशी चल रही है। वही चीज अब मोटा भाई को मेंटेन करनी है या उसे मैनेज करना है कि कहीं स्टारलिंक आकर भारत में उनका जो प्राइस जूल है, जो उनकी पूरी की पूरे एम्पायर में एक बड़ा रिवेन्यू सोर्स रखता है, कहीं उस पर झटका ना पड़ जाए। तो इसलिए भी वो चीजें वो वहां पे शायद बात करने गए होंगे, कहीं ना कहीं उसमें नेगोशिएशंस चल रही होंगी इलॉन मस्क के साथ। तो कुल मिलाकर जो लोग इस उस पक्ष को पैसा दे रहे थे पुराने डीप स्टेट के साथ मिलकर, उन्हें लग रहा था कि मोदी की सरकार चली जाएगी, लेकिन मोदी भले ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री है, जिसके लिए मोदी ने कहा था कि टेम्पो भर भर के पैसे दिए जा रहे हैं। वो लोग अब अपनी खाल बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पैसे देकर वो सीट ली गई है, कोई इनविटेशन नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि उन्हें बुलाया गया है, ऐसा नहीं है। वो नहीं गए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में जो दूसरा ए है वो है। और उन्होंने पहले दिन ही ट्रंप की जीत पे बधाई दे दी थी। और हमें पता है कि किस तरीके से ट्रंप के आते ही जो अटॉर्नी था, जो उनके खिलाफ जांच कर रहा था, उसका एक तरीके से उसे हटा दिया गया, किस तरीके से केसेस ड्रॉप कर दिए गए, किस तरीके से हिंडनबर्ग की दुकान है वो बंद कर दी गई। और ये भी देखा गया कि किस तरीके से जो रिपब्लिकन सेनेटर थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कोर्ट से, साहब ये डॉक्यूमेंट वगैरह बचा के रखना, आके जांच करेंगे कि सही जांच थी भी नहीं, ये फ्रॉडबाजी तो नहीं चल रही। तो कुल मिलाकर एक ए ज्यादा बेहतर स्थिति में है। वो तो अब इस रेस में है कि क्या वो दुनिया का पहला ट्रिलियनर बनेगा या नहीं। और दूसरा ए, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में उसके शेयर भी गिरते जा रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहीं ये इंटरनली कुछ लोग अंदाजा तो नहीं लगा पा रहे, क्योंकि वो जो शेयर प्राइस है कभी 3,000 के आसपास था, वो 1200-1300 के आसपास आकर रुक गया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी नेटवर्क में डिप आई है। कहीं पीछे से कुछ कनेक्शन तो नहीं है, और कहीं उसी चीज को मैनेज करने के लिए तो मोटा भाई के जी शेयर्स गिर रहे हैं। गिरे हुए थे। 3,2800 के आसपास का कहीं शेयर प्राइस था, वो आकर 1200-1300 के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब अंदर टर्मोइल शुरू हो चुका है, काफी चीजें बदल रही हैं, तभी शायद वो भागे हुए हैं ट्रम्प की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। और जो पीआर क्योंकि मशीनरी है वो इस तरह क्योंकि काम कर रही है जैसे उनको इनविटेशन भेजा गया हो। कोई ये नहीं बोले कि इसको खरीदा गया, उसको इनविटेशन बताया जा रहा है। जी। उसमें एक और चीज है, क्योंकि ट्रंप ने आते ही क्या कहा, ड्रिल 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 बेबी ड्रिल। उसने ये बात कही है। उसने कहा कि ड्रिलिंग की जाएगी और तेल से पूरे के पूरे मार्केट को भर दिया जाएगा। तो जो मोटा भाई को फायदा हो रहा था कि रशिया से तेल आता था, वहां पे रिफाइन होता था, यूरोप में जाता था, जो पैसा आता था, उसमें भी कहीं ब्रेक लगेगा, क्योंकि अमेरिका अपने ऑयल से मार्केट को भर देगा। तो जो एक तरीके से कैश काउ थी, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो रिफाइनिंग थी, जहां से सब कुछ अपना एम्पायर खड़ा किया गया, उस पर भी प्रेशर आएगा, मार्जिन का प्रेशर आएगा। और जो एक तरीके से यूरोप के अंदर एक भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था यूरोप को, हमने सऊदी को सरपास करके सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम यूरोप को बन गए थे। उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा, क्योंकि अमेरिका तेल मार्केट में लेके आएगा तो निश्चित तौर पर वहां पर भी दिक्कतें होंगी। स्टारलिंक आएगा तो वहां पर भी दिक्कतें होंगी। अगर सरकार से आप हेड ऑन कोलिजन में जाते हैं तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन कोई हो, साहब सरकार से नहीं टकरा सकता। हो सकता है कि वो अपने पावर से सरकार को गिरा दे, लेकिन जब तक सरकार है, सरकार ही असली गुंडा है। जी।
टिकटॉक पे भी बड़ी न्यूज़ आ रही है। टिकटॉक ऑलरेडी अभी तो स्वेरिंग इन हुई नहीं, टिकटॉक बंद हो गया है। कहा जा रहा है इलॉन मस्क टिकटॉक खरीदने वाले हैं, जो अमेरिका के अंदर ऑपरेट करता है, जो यूएस के अंदर ऑपरेट करता है। जी शिवम। जी मैं ये नहीं कहूंगा टिकटॉक बंद हो गया है, टिकटॉक अभी बंद नहीं हुआ है। दरअसल क्या था, 19 जनवरी तक की एक डेडलाइन थी, जिसमें वहां की जो कोर्ट है उसने ये तय किया हुआ था, ये कहा था कि जो टिकटॉक का यूएस बिजनेस है उसे आपको डाइवेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसको चाइना से उठाकर अमेरिका लाना पड़ेगा, उसका मेजोरिटी शेयर होल्डिंग किसी अमेरिकन कंपनी के पास होनी चाहिए। कुल मिला के उसका सब कुछ एक तरीके से पावर अमेरिका के पास हो, वो रेगुलेट करेगी किस तरह का कंटेंट उस पर जाएगा, क्या जाएगा, किस तरह के उसमें इन्वेस्टर है, क्या वो करती है, सब कुछ एक तरीके से अमेरिकन जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अधीन वो गवर्न हो सके, क्योंकि अभी तो वो चाइना से गवर्न होता है। तो वो सबको देखते हुए 19 जनवरी की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन वो डेडलाइन मिस हो गई। उसके बाद बाइडेन प्रशासन कुछ करना चाह रहा था तो कोर्ट ने कह दिया नहीं, आप नहीं कर सकते। इस पे डोनाल्ड ट्रंप जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे वो एक्शन लेंगे, क्योंकि अब आप जाने वाले हैं और जाने से एक दिन पहले आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले सकते। वो डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में उन्होंने वो बात डाल दी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद भी देखिए, भारत में तो क्या होता है, भारत को तो पता था किस तरीके से वो ब्रेन वॉशिंग करता है, किस तरीके से किस तरह का कंटेंट वो प्रोड्यूस करके पूरी की पूरी जनरेशन को किस तरीके से खराब करता है, वो निश्चित तौर पर पता था। तो भैया मोदी को तो 8 बजे आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो तो सीधा एक टिकर चलता था न्यूज में नीचे कि इतने इतने फला ऐप बैन, जिसमें टिकटॉक भी बैन। भारत में तो इतना आसान था वो चीजें करना, वहां देखिए कितना बड़ा मैकेनिज्म है। अब ट्रंप ने आते ही कह दिया कि साहब मैं एकदम तो नहीं बैन करूंगा, लेकिन 90 दिन का मैं पीरियड देता हूं। उसके पीछे बड़ा खेल हो गया। भारत ने तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, लेकिन अमेरिका उसे बैन करने के मूड में नहीं। देखिए, सोशल मीडिया की जो पावर है वो डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं, सोशल मीडिया की जो पावर है वो इलॉन मस्क भी समझते हैं, और उन्होंने इसी पावर का इस्तेमाल कर कर अपनी सत्ता को बनाया। इलॉन मस्क अगर वो 44-45 बिलियन डॉलर में ट्विटर नहीं खरीदते, उसे बाद में एक्स नहीं बनाते, और डोनाल्ड ट्रंप को उस पर एक तरीके से मसीहा नहीं बनाकर प्रोजेक्ट करते, पूरा का पूरा चुनाव किस तरीके से ट्विटर से उन्होंने चलाया वो सबने देखा। तो वो टिकटॉक की महत्व को भी जानते हैं, क्योंकि टिकटॉक पे अमेरिका में अकेले 170 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यूजर्स हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और 17 करोड़ यूजर है, यानी कि अमेरिका में हर 2 में से एक आदमी टिकटॉक पर है। तो कितना महत्वपूर्ण है वो सबको पता है। और आपको ये बता दूं कि जो टिकटॉक है उसकी वैल्यूएशन आज अमेरिका में 50 बिलियन डॉलर है। दरअसल वो ये चाहते हैं कि टिकटॉक पे प्रेशर बनाया जाए, ताकि वो सस्ते औने पौने दाम में बेच के भाग जाए, और उसके लिए अगर कोई बिड करने के लिए सबसे आगे लाइन में खड़ा है, इलॉन मस्क खड़ा है, क्योंकि टिकटॉक को पता है 90 दिन बाद बैन लगा देंगे तो 50 बिलियन डॉलर तो हाथ में रहेंगे नहीं। अगर 50 बिलियन डॉलर में से 10, 20, 30 बिलियन डॉलर कुछ भी आता है तो बहुत बेहतर है, और वो संभावना है कि इलॉन मस्क को बेच के भाग जाए। अभी भी सालाना टिकटॉक का अमेरिका में जो बिजनेस है वो लगभग 10 बिलियन डॉलर का है, वैल्यूएशन 50 बिलियन डॉलर की है। ऑलरेडी इलॉन मस्क 45 बिलियन डॉलर की कंपनी खरीद चुके हैं, और प्रयास ये है कि 20-25 कहीं के आसपास बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो जाए, उसे कब्जा कर ये टिकटॉक को भी ले लें, ताकि 17 मिलियन यूजर वो और जो एलीट यूजर है ट्विटर पे वो। तो आप ये देखिए, अमेरिका का सोशल मीडिया लैंडस्केप ऐसा हो जाएगा, उस पर एक छत्रराज इलॉन मस्क का हो जाएगा। ये प्रयास इलॉन के द्वारा है। जी गायत्री। बहुत सारे लोग बोले थे कि ट्रंप ने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, शपथ ग्रहण में मोदी जी को नहीं बुलाया और चाइना को बुलाया। जी। देखिए, ये मतलब आप जब कूटनीति को नहीं समझते हैं, जब आप पीछे क्या क्या खेल चल रहा है जब उसको नहीं समझते हैं, तो आप वो कुछ सोशल मीडिया नैरेटिव्स में लोग फंस जाते हैं। देखिए, ये दो चीजें ना बहुत अलहदा है, उन्हें दोनों अलग को अलग थोड़े से फ्रेम से देखना पड़ेगा। देखिए, भारत अमेरिका का दोस्त है फिलहाल के समय में, ट्रंप के शासन में। हमने देखा ये ट्रंप ही था, इसी के शासन में हमने 370 हटाई। ये ट्रंप ही था, इसी के शासन में हम नोटबंदी जैसे फैसले ले पाए। तो अगर ट्रंप 1.0 में हमारी इतने अच्छे संबंध थे, तो 2.0 में तो मोदी जी ने तो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके खुला समर्थन पिछली बार दे दिया था, और इस बार आप देखिए किस तरह का सा सीमलेस आपको इक्वेशन बहुत हद तक आपको दिखाई देगा। अभी क्वाड की मीटिंग होने वाली है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जैसे ही शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं क्वाड के, माफ कीजिएगा, वो सब मिलेंगे, मार्को रूबियो, जयशंकर और ये सब मिलने वाले हैं। चाइना के खिलाफ किस तरीके से मजबूती से फ्रंट बनाने की तैयारी है। बात रही, कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी को नहीं बुलाया और शी जिनपिंग को बुलाया। दरअसल आप वो ऑप्टिक्स देखिए, मैं उस तरीके से इमेजिन करता हूं, वो ऑप्टिक्स देखिए कि वो शपथ ले रहे हैं, मोदी आगे की लाइन में बैठे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उसने किसी को बुलाया, समन किया, आ जाओ साहब,
मेरा वो हो रहा है। पहले होता था ना, बड़े बड़े राजा होते थे, कहते थे भाई हमारा देखो क्या उनका वो होता था, राज तिलक वगैरह होता था कि राज तिलक में आ रहे हैं साहब, सारे दरबारी बैठे हुए हैं, वो वाला माहौल हो जाता। तो मोदी ने कहा नहीं साहब, ये बराबर की इक्वेशन है। मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने राज्य का एक प्रतिनिधित्व आपके यहां जरूर भेज देता हूं कि वो लगे कि भैया हम आपकी चीज से सहमत हैं। तो उन्होंने जयशंकर को भेजा। अब यही काम वो ये कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, शी जिनपिंग को बुलावा भेजा। साहब उसे तो इन्विटेशन दिया था, वो क्यों नहीं गया? आप कह रहे हैं इन्विटेशन नहीं दिया, इन्विटेशन नहीं दिया, वो क्यों नहीं गया? उस चीज को तो समझे ना। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा का पूरा चुनाव एंटी शी जिनपिंग नैरेटिव पे चलाया, एंटी चाइना नैरेटिव पे चलाया, और उसे ही कह देता भाई तू ही आ जा। वो कह रहा है यार तूने गाली देके मुझसे वोट लिया, मुझे सामने बिठाएगा, क्या दिखेगा यार, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? उसने इन्विटेशन ठुकरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चल इन्विटेशन नहीं, और टकाटक उसने हॉटलाइन उठाई, हाँ शी जिनपिंग साहब कैसे हो? अब वो बेचारा ये भी नहीं कर सकता, फोन ना उठाए, फोन भी उठाने की उसकी मजबूरी है कि भैया हॉटलाइन सेटअप हुई हुई है। अब उसने कह दिया शी जिनपिंग साहब आप ऐसा है, आप आ तो रहे नहीं हो, लेकिन दो चार बातें हैं, गुफ्तगू है, थोड़ी सी कर लेते हैं, आपस में बातचीत हो जाती है। शी जिनपिंग हाँ साहब बोलो जनाब क्या चाहिए? वो कहने लगा एक तो ये टिकटॉक वाला मैटर सुलझाओ, मेरे पीछे बैठा है ये एलोन मस्क, मेरे बराबर में बैठा है, कह रहा है खरीदने को कह रहा है। एक तो ये बात हो गई। अब वो परेशान कि भैया जिस तरीके से माइंड कंट्रोल करने का जो है, डेटा को किस तरीके से अमेरिका की सोच क्या है, किस तरीके से वहां जनरेशन किस तरीके से सोच रही है, उस डेटा को जो एक्सट्रैक्ट करने का टूल है उसे कब्जाने की कोशिश है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा साहब आपके यहां से केमिकल आता है फेंटानिल नाम से, वो फेंटानिल ने ना बर्बाद कर दिया हमारी जनरेशन की जनरेशन। वो फेंटानिल की वजह से ना यहाँ लोग नशे के ऐसे आदी हो गए हैं कि फेंटानिल की जब लत लगती है तो आदमी 2 साल के अंदर जन्नत को प्यारा हो जाता है। तो ऐसा ही है, फेंटानिल पे थोड़ा कंट्रोल करो, फेंटानिल वेंटानिल भेजने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा यार ये भी मतलब हम जिस तरीके से पहले डेटा को ले रहे थे, फिर जनरेशन को खराब कर रहे थे, ये भी हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज कही, साहब ये ना आपके यहां से बड़ा चीप माल आता है, डंप हो जाता है, $600 बिलियन साल के आप हमारे यहाँ ले जाते हो अपने यहाँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी टैरिफ वैरिफ बढ़ा दूं इस पे, संभावना है कि 125% तक टैरिफ जा सकता है। तो वो उसके वो तो शी जिनपिंग को तो माथे पे से पसीना आए, एसी में बैठे हुए, 16 पे एसी चल रहा था, पसीने आ रहे थे, कोई बता रहा था मुझे अंदर से, तो शी जिनपिंग भी परेशान हो गया। तो ये सब चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कह दिया है कि भैया 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तो मैंने साइन करके रखे हुए हैं, बस ठकाटक 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 लाके, और 20 तारीख को मुझे ऐसे मीडिया में फेंकने हैं, इमिग्रेशन के ऊपर हो, वॉल बनाना हो, ड्यूटी हो, टिकटॉक हो, ऐसे करके 100 से ज्यादा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं। गजा में क्या हो रहा है उस पर भी सब चीजें वो तैयार करके बैठा है। तो कुल मिलाकर ट्रंप जिस तरीके से दनादन खेल रहा है, चाइना भी थोड़ा सा सशंकित है, रशिया भी सशंकित है, हर कोई सशंकित है, हर एक को दिक्कत परेशानी है। तो और मैं इस पे यही कहूंगा, भारत को इनविटेशन नहीं दिया ऐसा नहीं है। भारत की एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, व्हाइट हाउस के बीच में और पीएमओ के बीच में निश्चित तौर पर संवाद हुआ होगा। उन्होंने कॉमन ग्राउंड ढूंढा होगा, उसमें कोई बात तय हुई होगी, उसके बाद ही वो इन्विटेशनों का आदान प्रदान होगा। ऐसे नहीं होता कि कोई उनका प्रतिनिधि डाकिया आता है और जाके पीएमओ में चिट्ठी डाल देता है, साहब वो शादी का कार्ड नहीं भेज रहा अपनी लड़की का कि ऐसी आके वो कुछ दे के चला जाएगा। पहले बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होती है, प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या ऑप्टिक्स बनेगा, नहीं आएंगे तो क्या बनेगा, वो सब चीजें पीछे तय हुई होंगी। इस चक्कर में मत रहिए। और आपको तो आया था कमला हैरिस का फोन, बता दो ना क्या था फोन में। चलो उसे तो ट्रंप नहीं बुला रहा, मोदी जी को तो, तुम्हें तो आया था कमला हैरिस का फोन, बताओ ना क्या था। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अनर्गल बहस है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। चाइना के साथ इक्वेशन अमेरिका की अलग है, भारत के साथ अलग है। और हाँ, निश्चित तौर पर भारत को वो अपने सहयोगी के तौर पर देखता है चाइना के अगेंस्ट। चाइना के अगेंस्ट जिस तरीके से चीजें आगे एस्केलेट होने वाली है, वो उस चीज को देखते हुए ट्रंप भारत के महत्व को समझता है, और चाइना भी भारत के महत्व को समझता है। इसलिए वो भी भारत को पैसिफाई करने के चक्कर में है कि अगर ये दोनों फोर्सेस एक साथ हो गए तो मुझे कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो भी भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए, मैं कहूंगा, नाटक कर रहा है। तो भारत भी उस चीज को समझ रहा है। तो आगे आने वाले समय में आपको जियोपॉलिटिक्स बहुत हद तक उथल पुथल दिखाई देगी, और खासकर गजा में जो पीस अकॉर्ड हुआ है उसके बाद जो डिटेल्स निकल के आ रही है वो भी थोड़ी अभी चिंताजनक। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स चल रही हैं, और इस वक़्त जिस तरीके से जैसे आप बात करें मोटा भाई की, मोटा भाई रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं अडानी से। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को एक बार जाते-जाते रिमाइंड कर दूँगी, मोटा भाई ने जो डबल गेम खेली थी मोदी जी के साथ में, उसका भुगतान करने का समय आ गया है। छोड़ते नहीं हैं, वो भूलते नहीं हैं।
और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वज़ह से नंबर्स कम हुए थे लोकसभा इलेक्शंस में। तभी उन्होंने अपनी पब्लिक रैलीज़ में सामने आकर बोला था, हमें पता है टेम्पो में किसके टेम्पो में पैसे भर-भर कर जाते हैं, इसीलिए इनका निकनेम टेम्पो वाले चच्चा भी पड़ा हुआ है। ट्विटर पे कई लोग इनको टेम्पो वाले चच्चा कहते हैं। जी, शिवम आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी। हाँ, मुझे याद है कि 2 या 3 दिन पहले हमने आपसे के साथ एक शो किया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से एक पीस अकॉर्ड की तरफ इज़राइल और गाज़ा बढ़ रहा है, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि संभावना ये है कि बहुत से जो हॉस्टेजेस हैं जिनकी संभावना जताई जा रही है कि 100 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, वो आंकड़ा है, शायद बहुत लोग उसमें डेथ हो गई होगी। डिकम्पोज्ड बॉडीज की भी एक्सचेंज की बात चल रही है और वो जो शक है, वो साबित हुआ है क्योंकि 33 लोगों को छोड़ना था हमास के द्वारा, वो अभी तक सिर्फ 3 नाम दे पाया है और सिर्फ 3 ही लोग छोड़े हैं। 33 लोग अगर उसने डिसाइड किए थे तो 20 का 25 का किसी का तो नाम देता, आप 3 ही नाम दे पाए हैं। इसका मतलब क्या आपके पास वो लोग है ही नहीं? अब अगर वो लोग है ही नहीं तो आप सोचिए किस तरीके से एक सेंटिमेंट इज़राइल के अंदर पनपेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो जो मुझे अंदाजा था कि शायद 20-30 लोग, 40 लोग कम होंगे, ये तो 33 में से नाम ही 3 दे पाए। अब क्या? जी। एक बड़े लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है मिडल ईस्ट, मैं ये कहूँगी और उस वक़्त ट्रम्प खड़े होंगे क्योंकि याद रखिएगा, पूरी की पूरी ज्यूज़ लॉबी, पूरी की पूरी इज़राइली कम्युनिटी जो कि बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स हैं, सबसे मोटे पैसे वाली कम्युनिटी ज्यूज़ की है अमेरिका के अंदर। दे वर स्टैंडिंग रॉथस्चाइल्ड विद कौन है? ट्रम्प। रॉथस्चाइल्ड कौन है या बहुत सारे बड़े-बड़े नाम जो डीप स्टेट के भी नाम मेजर नाम जो डीप स्टेट के हैं वो ज्यूज़ ही हैं। वो सब के सब ट्रम्प के साथ खड़े थे। सो याद रखिएगा, यहाँ से सिचुएशन और बिगड़ सकती है इज़राइल और हमास के बीच की। ईरान, कहीं ऐसा ना हो ईरान का नामो-निशान ही मिट जाए। बिकॉज़ यहाँ से नंबर कुछ ईरान का अगर ही है। जैसा आप दरअसल कह ये रहे युद्ध ट्रम्प चाहता ही ये है कि गाजा का युद्ध और यूक्रेन का युद्ध इसलिए शांत हो ताकि वो ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सके। वो चाह ही ये रहा है इन दो को शांत करके एक तीसरा बड़ा फ्रंट खोलने के लिए, ताकि ईरान को वो कंटेन कर सके, फिर वो मिडिल ईस्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ वाइप आउट कर सके। एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगी शिवम। लोगों को लगता है कि ट्रम्प दूध के धुले हुए हैं। सॉरी, ही इज़ ऑलरेडी मेड सर्टेन डील्स विद द डीप स्टेट बिकॉज़ ज़रूरत थी उनकी, ठीक है। जीत कर आने के लिए, नहीं तो जो गोली कान के पास से निकल सकती है इतने, वो दोबारा और तीसरी बार में तो कहीं न कहीं लग भी जाती। सो ही हैज़ मेड सर्टेन डील्स या हैंडशेक हुआ है, किन कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे हैंडशेक हुआ है। वो कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं, वो देखने वाली बात है। वो समय के साथ बाहर आएगा। आप दुश्मन से टोटली तल ये वो नहीं है मतलब फ़िल्मी दुनिया नहीं है कि तलवार निकाली और लड़ लिए, एक हीरो है, 50 गुंडों को पटक-पटक के मारा है, प्लीज़ वो वैसा रियल लाइफ़ में नहीं होता है। और इस उम्र तो में तो ही वैसे हैज़ भी नहीं हो सकता। इस उम्र में तो वैसे भी नहीं हो सकता है। कुछ कुछ एरियाज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो हम जो सोच रहे थे कि पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग आल्सो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बार ट्रम्प 2 में वो सिचुएशंस वैसी होंगी। इस बार डेफिनिटली ट्रम्प इज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। ट्रम्प इज ट्राइंग टू कॉपी मोदी जी इन नंबर ऑफ वेज, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, पर ये मानकर चलिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस उनको भी करने पड़ेंगे। और जब ये ईरान में वॉर होगा या फिर इसराइल भी अगर बड़ा फ्रंट खोल देता है मिडिल ईस्ट में विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, फायदा किसका होगा? आर्म्स लॉबी का होगा। बट भाई ऑब्वियसली फायदा तो उनको होना ही था। अब यहाँ पर जब जिस तरीके से सिचुएशंस हैं और जिस तरीके से उन लोगों को मार दिया गया है, क्योंकि वो ज़िंदा नहीं होंगे। 7 अक्टूबर 2023 तकरीबन 1 साल 3 महीने, 4 महीने, वो कहाँ ज़िंदा होंगे? मुझे नहीं लगता है। और ये लड़कियाँ भी ज़िंदा इसलिए बच गई होंगी क्योंकि इनके साथ इनके शरीर के साथ उन्होंने क्या-क्या किया होगा वो मेरे इमेजिनेशन के परे है। मतलब वो मेरे को वो थॉट वो सोच ही मुझे दहला देती है अंदर से। शायद इसलिए लड़कियाँ ज़िंदा हैं। मैं पहले भी अपने शोज़ में कहती रहती हूँ, लड़कों को मार देना बहुत आसान हो जाता है। आपने गला काट दिया, आपने गोली मार दी। पर उन लड़कियों को ज़िंदा रखकर उनको हज़ार मौतें और दी जाती हैं और ये लड़कियाँ गॉड नोज़ व्हाट दे हैव बीन थ्रू। जी, शिवम। हाँ, मैं यही कहूँगा कि आपने कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहीं न कहीं नेगोशिएशन किया है, निश्चित तौर पर नेगोशिएशन किया है, अगर नेगोशिएशन नहीं किए होते, तो इतने सारे केसेस से डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बचते। वो जो बचाए गए हैं, वो उसी नेगोशिएशन का पार्ट है। और दूसरी बात जो ये होस्टेजेस लिए गए थे, मान लीजिए कोई टनल में हॉस्टेज है, कोई उसके साथ कोई लड़ाका है हमास का, मान लीजिए उसे उसने कर दिया, नहीं है ऐश सिनवार का उस पे कंट्रोल, उसे याद भी नहीं होगा कहाँ-कहाँ कितने-कितने लोग हैं।
तो कोई किसी के साथ अप्रिय घटना कर सकता है निश्चित तौर पर। इसी तरीके से ज्यादातर हॉस्टेजेस ऑलरेडी मुझे लगता है कि वो नहीं है इस दुनिया में। जी। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस इज अराउंड, कुछ एक लिमिटेड सीट्स हैं, ऑलरेडी 140 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, ज़्यादा नहीं बची हैं, तो आइए प्री रजिस्टर करिए एंड हिस्सा बनिए एक बहुत बड़े पर्व का, मैं ये कहूँगी। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। जी शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सनातनी इंटेलेक्चुअल्स का महाकुंभ लगेगा दिल्ली के अंदर, उसमें आके उस त्रिवेणी में आप भी डुबकी लगाइए। जी, प्रयागराज के बाद जो एक्सटेंशन है वो दिल्ली में पाई जाएगी महाकुंभ की। जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।